स्वागत है हमारे डियर फ्रेंड्स नॉलेज बाजार में। आज हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। प्रेशर कुकर नहीं, दाब, प्रेशर, इसके बारे में आज पढ़ना है। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर की परिभाषा क्या होती है, क्या होता है प्रेशर और इसकी यूनिट क्या होती है, इसके हम सबके बारे में पढ़ना है। तो प्रेशर के बारे में फुल डिटेल हम आज देखेंगे कि दाब एक्चुअली में होता क्या है, क्या होता है दाब, कैसे बना है, इसकी यूनिट क्या है, इसको किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है और हमारे इसके प्रेशर के नुकसान और फायदे क्या क्या हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं और इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आपने इसकी बहुत सारी डेफिनेशन सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बताऊंगा, बिल्कुल सरल सी परिभाषा। बहुत सारी डेफिनेशन आती हैं, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग तरीके की परिभाषाएं मिलेंगी। वो राइटर के अपने लिखने की एक कला होती है, वर्ड यूज करने का, एक सेंटेंस यूज करने का अलग अलग जरिया होता है, लेकिन मतलब सबका एक ही होता है। ऐसा नहीं कि परिभाषाएं आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेंगी तो इसका प्रेशर का, इसका दाब का मतलब भी बदल जाएगा, ऐसा कतई नहीं है। तो आज हम देखेंगे प्रेशर के बारे में। तो जो मैं आपको परिभाषा बताने जा रहा हूँ उसकी मैं परिभाषा यहाँ पे या डेफिनेशन लिख देता हूँ। प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर? तो प्रेशर इज defined as pressure is defined as force। अब फोर्स क्या होता है इसको भी बताऊंगा। फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, ये हमारा होता है प्रेशर। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेशर। अब कोई आप ये कहेंगे कि ये कौन सी परिभाषा हुई, ये तो कोई परिभाषा नहीं है। तो देखते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स, ये यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अप्लाइड फोर्स, एरिया। यहाँ पे कुछ सिंबल होते हैं उनको भी यूज कर लेते हैं। फोर्स को हम पी से डिनोट करते हैं, फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं और एरिया को ए से डिनोट करते हैं। एरिया को या कैपिटल ए भी इसको लिख सकते हैं। तो ये होती है हमारी प्रेशर की परिभाषा। फोर्स की परिभाषा हमारी हो जाती है। यहाँ पे हमें देखना है कि और जो बहुत सारी डेफिनेशन है, मैं आपको सिर्फ वो डेफिनेशन बोल देता हूँ और आपने कहीं ना कहीं उन डेफिनेशन को पढ़ी होंगी। जो प्रेशर की अदर डेफिनेशन है, जैसे एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, एक डेफिनेशन हो जाती है। और बहुत सारी डेफिनेशनें बनाई जा सकती है। जैसे एक डेफिनेशन और होती है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। क्या कहा? फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। तो उनका सबका मतलब वही है, किसी भी हिंदी में इसका मतलब हो जाएगा किसी भी एक पर यूनिट एरिया का सरफेस है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक पर यूनिट एरिया स्क्वायर का होना चाहिए, तो एरिया मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ। 1 मीटर
और ये 1 मीटर और ये भी है 1 मीटर, ये भी 1 मीटर। 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर, चारों तरफ से 1-1 मीटर का होना चाहिए। यहाँ पे एक कोई बॉक्स रखा हुआ है, कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है। अब इस ऑब्जेक्ट में ऊपर से प्रेशर लगाते हैं। ऊपर से इसमें क्या प्रेशर लगाएंगे। कितना प्रेशर लगाना है, उसका जो रेशो होता है, उसका अनुपात होता है, उसको हम बोलते हैं दाब। दाब क्या हो जाता है, किसी भी वस्तु के क्षेत्रफल पर, किसी भी वस्तु के क्षेत्रफल पर लगाया गया बल ही प्रेशर कहलाता है, या एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को दाब कहते हैं। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को दाब कहा जाता है। इसको P से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय P। उम्मीद है आपको परिभाषा समझ में आ गई है। तो अब यहाँ से हम आते हैं इसकी यूनिट पे। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट हमें इसकी बनाना है। तो पहले यूनिट बनाते हैं। यहीं से हमें बना लेना है प्रेशर, फोर्स, प्रेशर मतलब दाब, फोर्स बल, एरिया मतलब क्षेत्रफल। यहाँ हिंदी में लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। फोर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, एक वीडियो में पहले से अपलोड कर चुका हूँ। अगर जो आपने वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाएं उस वीडियो को देखें, तब आपको बल समझ में आएगा अच्छे से। जब तक बल समझ में नहीं आता है कि बल क्या होता है, तो आपको प्रेशर या दाब समझ में नहीं आएगा। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्टली उस वीडियो को देख सकते हैं। अब फोर्स की यूनिट आपने अगर जो वीडियो देख ली है अब तक, तो वहाँ पे यूनिट बताई थी मैं फोर्स की या बल की यूनिट क्या होती है, बल की न्यूटन, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। और क्षेत्रफल की यूनिट तो हम सबको ही जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पहली दूसरी से। क्षेत्रफल की यूनिट हमारी होती है मीटर स्क्वायर, मतलब मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें दाब की यूनिट बना सकते हैं। दाब की यूनिट यहाँ से बनाई जा सकती है बिल्कुल आसानी से। अब यहाँ पे दाब बराबर या P बराबर क्या हो जाएगा, इसको अगर जब मैं संक्षेप में लिखूं, शॉर्ट में लिखूं, तो P इज इक्वल टू F अपॉन A। P बराबर F बटा A। तो F मतलब फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो दाब की यूनिट क्या हो जाती है, इकाई दाब की न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगर जो आपसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि दाब बराबर क्या होता है या प्रेशर इज इक्वल टू, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसकी हो जाएगी यूनिट। इसको पास्कल भी कहा जाता है, पास्कल। यही पास्कल होता है। तो एक पास्कल बराबर आपसे पूछ सकता है। अब यहाँ पे एक चीज देख अभी क्लियर किया हमने कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर पास्कल।
क्योंकि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और पास्कल एक ही है। तो एक पास्कल में कितने न्यूटन, एक पास्कल बराबर एक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पे इनका रिलेशनशिप कि एक पास्कल बराबर एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो पास्कल ही इसका नाम क्यों पड़ा है? एक साइंटिस्ट थे हमारे ब्लेस पास्कल नाम के, उन्होंने प्रेशर या दाब को डिस्कवर किया था, उसको निकाला था, उसके बारे में हमें डेफिनेशन दी थी, बताया था कि पास्कल या प्रेशर क्या होता है। तो उन्हीं के नाम पर ये नाम पड़ गया है इसमें पास्कल, उनकी याद में या उनके सम्मान में नाम रख दिया गया है। तो आपको यूनिट भी समझ में आ गई है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रेशर होता है, दाब होता है, वो कहाँ कहाँ किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो उसके पहले मैं एक मैथ में थोड़ी सी ले चलता हूँ आपको। मैथ में ले चलें, अगर जो मैं यहाँ पर लिख दूँ 20 बटा 10, यहाँ पे 20 बटा 5, 20 बटा 4, 20 बटा 20। अब आप कहेंगे सर यहाँ दाब में ये कहाँ से आ गया? तो थोड़ा सा हमें समझना है, धैर्य रखें, समझना है। अब यहाँ पे आप 20 बटा 10 इसको आंसर लिखते हैं तो क्या आएगा? 2। 20 बटा 5 को लिखते हैं 20/5 को, तो कितना आएगा? 4। और 20 बटा 4 को 5। और यहाँ पे अगर 20 बटा 20 लिखा हुआ है तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। या फिर इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ 20 बटा 20 बराबर 1। अब यहाँ से कुछ समझ में ये आ रहा है कि जो ऊपर की संख्या है, नॉमिनेटर है या अंश है, वो क्या है? बराबर। ये सब में बराबर। और जो नीचे की संख्या है वो घटती जा रही है, इसको मैंने घटा दिया। पहले 20 लिखा है, फिर 10 लिखा है, फिर 5, फिर 4। ऐसा क्यों? यहाँ पे 20 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। यहाँ पे इसको मैंने और घटाया, 10 कर दिया, नीचे वाली संख्या को 10 कर दिया, तो इसकी वैल्यू थोड़ा सा बढ़ गई, 2 आ गई। इसको और कम कर दिया तो यहाँ पे और बढ़ गया, 4 आ गया। और इसको और थोड़ा सा कम कर दिया, 20/4 कर दिया मैंने, तो यहाँ पे 5 आ गया। अगर जो मैं इसको और कम कर देता हूँ, 20/2 कर दूँ तो कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ से समझ में क्या आ रहा है कि जैसे जैसे नीचे की संख्या घटती है वैसे वैसे इसका मान बढ़ता है, और अगर जो नीचे की संख्या बढ़ती है इसका मान घटता है। सेम ऐसा ही है, नीचे क्या है हमारा? यहाँ पे P बराबर जो लिखा था F/A। अगर जो A घटेगा, A क्या होगा? डिक्रीज होगा, घटेगा, तो प्रेशर P क्या होगा? बढ़ेगा। सेम वैसे जैसे यहाँ पे मैं इसको घटा रहा था तो इसकी वैल्यू बढ़ रही है। और अगर जो एरिया A की वैल्यू बढ़ा रहा, ज्यादा कर रहा, तो यहाँ पे क्या होगा? प्रेशर का मान घटेगा। उदाहरण देखते हैं। आपने कील देखी है, 2 कील आप लीजिए, एक में कैप होगी पीछे, कैप वाली कील हो, और एक बिना कैप की, नुकीली हो दोनों। उसको हमें हैमरिंग करना है दीवार पे ठोक के। तो जिसमें कैप है उसमें हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। उसमें जो कैप में ठोकेंगे उसमें हैमर से प्रहार करेंगे, हैमरिंग करेंगे, तो उसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, पीछे कैप रहेगी, जैसे उसमें कैप रहेगी,
जैसे हैमरिंग करें तो इसका एरिया ज़्यादा है, और एरिया अगर ज़्यादा है मतलब नीचे का हर डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो प्रेशर मैंने क्या कहा कि घटेगा। तो यहाँ पे जैसे प्रेशर लगाएंगे तो कम प्रेशर लगेगा और ये कील दीवार में जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और यहाँ पे इसकी अगर जो कैप को हटा दी जाए, दोनों साइड से वो कीली कर दी जाए, तो इसका जो क्षेत्रफल है इस कील के किनारे में, उसका क्षेत्रफल क्या है, बहुत बहुत कम है, बिल्कुल कम है, छोटा सा है। इस प्रकार से हमें यहाँ से ये समझ में आता है कि अगर जो हमें प्रेशर को बढ़ाना है, यदि हम प्रेशर को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्षेत्रफल को कम करना पड़ेगा, उसके एरिया को कम करना पड़ेगा। यदि हमें प्रेशर को घटाना है, प्रेशर यहाँ ऐसी कोई जगह है कि जहाँ पर प्रेशर हम चाहते हैं कि प्रेशर बहुत कम लगे, तो वहाँ पे हम एरिया को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे और ज़्यादा बढ़ा देंगे। जैसे नाव चलती है, पानी में क्यों नहीं डूबती है, उसका जो क्षेत्रफल होता है बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, और उसका जो ऊपर से प्रेशर है वो कम होता है, इसीलिए नाव पानी में नहीं डूबती। तो जो बल होता है ऊपर से कम लगता है तो प्रेशर भी कम लग पाता है। यदि हमारा क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी कम होगा, इसलिए ऐसा हो जाता है। हमारे शूज होते हैं, चप्पल होते हैं या जूते होते हैं जो हम पहनते हैं, तो नीचे उसका क्षेत्रफल ज़्यादा रहता है, तो जैसे ही मिट्टी में चलना होता है तो मिट्टी के अंदर नहीं दबते हैं। अगर जो उनका प्रेशर बहुत कम हो, उसमें क्षेत्रफल उनका कम हो जाता है तो मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। जैसे चाकू आपने देखी है, नोज देखी है, चाकू की एज जो होती है, चाकू की एज आसानी से क्यों फल या वेजिटेबल या सब्जी के अंदर चली जाती है, उसका क्षेत्रफल बहुत कम होता है, क्षेत्रफल बिल्कुल कम के बराबर। आपने चाकू को देखा होगा, दो साइड से इस साइड से बिल्कुल पतली नोच होती है, मतलब इस साइड का बहुत कम क्षेत्रफल होता है, एरिया उसका बहुत कम होता है, और एक साइड का एरिया ज़्यादा होता है। तो हम जिस तरफ से उसका क्षेत्रफल कम होता है उस साइड से अगर सब्जी काटते हैं तो आसानी से सब्जी के अंदर चला जाता है, कम हमें दबाव लगाना पड़ता है, बल उतना ही लगाएंगे और दबाव थोड़ा सा कम लगाएंगे तब भी आसानी से आना। और उसी चाकू को, उसी नाइफ को इस साइड से काटते हैं, उस साइड से काटते हैं जिस साइड से उसका क्षेत्रफल इसके मुकाबले कंपेयर देन दिस साइड ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा दबाव लगाना पड़ेगा, तब वो एप्पल हमारा ये वेजिटेबल कटेगा। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, आप देख सकते हैं। मेन फॉर्मूला आपको याद रखना है कौन सा, ज़्यादा कुछ नहीं, P बराबर या प्रेशर बराबर फोर्स बल बटा क्षेत्र। जहाँ जहाँ आपको क्षेत्रफल कम मिलेगा वहाँ पे दाब ज़्यादा हो जाएगा, और जहाँ पे क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वहाँ पे दाब घटेगा। बस इतना अंतर है, ये एक दूसरे में क्षेत्रफल और दाब एक दूसरे के खिलाफ है, अपोजिट होते हैं। इतना ही है हमारा प्रेशर के लिए। अब हम देखते हैं कि प्रेशर के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार का प्रेशर होता है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नंबर दूसरा होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। नंबर तीसरा होता है गेज प्रेशर। गेज प्रेशर।
और नंबर 4 होता है क्लास में डिफरेंशियल प्रेशर। डिफरेंशियल प्रेशर, ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। डिफरेंशियल प्रेशर ये भी इंडस्ट्री के लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो आप जहाँ पे प्रैक्टिकल यूज करते हैं वहाँ पे बहुत जरूरी रहता है। अभी हमने बात की थी प्रेशर के, इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो बिना प्रेशर के तो हम कुछ अपने जीवन में कल्पना भी नहीं कर सकते। बिना प्रेशर के कुछ भी संभव नहीं। आपने सुना होगा, ये क्वेश्चन भी कभी कभार आ जाता है, जब हम खाना बनाते हैं, जब जमीन पर बनाते हैं, धरती पर, यहाँ जल्दी खाना पकता है और ऊंचाई वाले क्षेत्र में जाते हैं, जितने भी, जैसे पहाड़ी क्षेत्र में चले गए, कहीं ना कहीं आपने पिकनिक मनाया होगा, किले पे जाकर, वहाँ पे खाना थोड़ा लेट बनता है। यहाँ पे पानी 100 डिग्री सेल्सियस में उबलता है, लेकिन पहाड़ों पर 100 से ज़्यादा डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इसका रीजन क्या है? जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे प्रेशर क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। और प्रेशर क्यों कम होता है उसका अलग से लेक्चर होगा। वो गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। सो जैसे यहाँ पे प्रेशर एक फोर्स है, वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो प्रेशर बहुत इम्पोर्टेंट है। जब प्रेशर कुकर होता है उसमें बहुत ज़्यादा अंदर गैसेस भर जाती हैं उसमें, तो उसमें प्रेशर लगता है, तो प्रेशर हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जैसे मैं अभी यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, आप खड़े, तो यहाँ पे मैं क्यों खड़ा हूँ, खड़ा क्यों हो पा रहा हूँ? आपने एस्ट्रोनॉट को देखा होगा या नासा में, जहाँ 0 ग्रेविटी होती है, उसका मतलब क्या होता है? वहाँ पे प्रेशर नहीं होता। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सीधा खड़ा रह पा रहा हूँ, इसका कारण है प्रेशर। मेरे ऊपर से प्रेशर कुछ ना कुछ अप्लाई हो रहा है, प्रेशर मेरे ऊपर है। और जैसे मैं ऊपर की ओर जाता हूँ, जहाँ पे कुछ दूरी पर ऐसा चले जाते हैं, वहाँ पे पलायन जिसको बोलते हैं, वहाँ पे कोई प्रेशर नहीं होता है, ना कोई प्रेशर होता है, और ना ही वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। वहाँ उस कंडीशन में, वहाँ पे जैसे जिस पोजीशन में पहुँच गई वस्तु वैसे ही हमेशा रहती है। जैसे सैटेलाइट हमारे लॉन्च होते हैं, यहाँ से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से हम भेजते हैं। जैसे वो पूरी लेयर को, जितनी भी लेयर होती है, जैसे हमारे यहाँ स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल आपने सुने होंगे, समताप मंडल, आयन मंडल, तो उनको क्रॉस कर जाती है। जिस स्पीड से पहुंचती है वो सैटेलाइट पहुंचता है, उसी स्पीड से हमेशा घूमता रहता है। कब तक? जब तक उसकी वो कहीं ना कहीं टकराता नहीं है, उसका एक्सीडेंट नहीं होता किसी और एक प्लेनेट से, या कोई दूसरा सैटेलाइट जा रहा है, या कोई ऑब्जेक्ट से वहाँ पे, तब तक वो हमेशा घूमता रहता है। तो चलिए, हम बात कर रहे थे यहाँ पे प्रेशर। तो मैं एनवायरनमेंट की, कि मैं यहाँ पे खड़ा रह पा रहा हूँ, तो मेरे ऊपर प्रेशर लग रहा है। यहाँ पे पत्थर नीचे पड़ा हुआ है, वो एक ही जगह पड़ा हुआ है, तो उसमें प्रेशर है, प्रेशर ऊपर से लग रहा, तभी वो एक ही जगह पड़ा हुआ है, इसलिए वो उड़ नहीं पा रहा है, इधर उधर कहीं अपने आप नहीं जा पाता। तो इस प्रकार के हम प्रेशर को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। जो भी हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे वातावरण में प्रेशर जिस प्रकार का काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरा ये हो गया, और इसको हम डिनोट करते हैं पी, सॉरी स्मॉल, इसको डिनोट करेंगे पी स्मॉल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आता है एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो जाता है? मैं यहाँ पे खड़ा हो पा रहा हूँ, आपको अगर ये एब्सोल्यूट प्रेशर, सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ में आ गया है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर भी समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, या कोई वस्तु है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसमें पहले से एनवायरनमेंट का कोई ना कोई प्रेशर तो लग रहा है,
तभी जैसे पेन है, पेन ऐसा मैंने पकड़ रखा, तो यहाँ पे एनवायरनमेंट का कोई ना कोई प्रेशर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, काम कर रहा है, और इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा और प्रेशर लगाऊं, इसको और थोड़ा पुश करूं, जैसे स्प्रिंग होती है उसको मैं पुश करूं, तो जो एनवायरनमेंट का प्रेशर होता है और एक्सटर्नल लगाया गया प्रेशर होता है, बाहरी जो मैं बल लगा रहा हूँ, उन दोनों के बीच का अंतर होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या कहा मैंने, रिपीट अगेन, जो एनवायरनमेंट का प्रेशर होता है वो और बाहरी एक्सटर्नल लगाया गया प्रेशर कि दोनों के बीच का अंतर होता है वो होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। एटमॉस्फेरिक डिफरेंस बिटवीन, या हम इसको कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर इज डिफाइंड एज द एटमॉस्फेरिक, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, इन दोनों इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। इन दोनों के बीच का अंतर एब्सोल्यूट प्रेशर है, और इसको डिनोट करते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर को हम डिनोट कर देंगे पी से, पी इसको भी पी ए से डिनोट करेंगे। सॉरी, इसमें मैं माफी चाहूँगा, थोड़ा सा इसमें स्टेप हो गई है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इसको हम पी एस से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय पी एस, एंड एब्सोल्यूट प्रेशर को पी स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। इनके ये अब यहाँ पे आते हैं गेज प्रेशर के बारे में। गेज प्रेशर तो जनरली लाइफ में आपने देखे होंगे, टायर में हवा भरवाया होगा, बाइक में, कार में, तो उसमें एक प्रेशर कहीं एक जगह एकत्रित करते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं प्रेशर को, और उस प्रेशर को फिर मेजर करते हैं कि यहाँ पे कितना प्रेशर हो गया। तो जिस मशीन से, जिस मशीन का या जिस वस्तु का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रेशर गेज। या प्रेशर को मेजर करने वाली जो मशीन होती है उसको क्या बोलते हैं, गेज, तो उसको गेज प्रेशर बोल देंगे, और इसको डिनोट करेंगे हम पी जी, पी। डिफरेंशियल प्रेशर, डिफरेंशियल प्रेशर का इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहाँ है, इंडस्ट्री लेवल में, ये इसके बिना तो कोई काम ही नहीं होता। तो जो भी बहुत सारे वहाँ पे एक प्रेशर नहीं, बहुत सारे प्रेशर अप्लाई होते हैं किसी भी इंडस्ट्री में। जब कोई मशीन चलती है तो कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई होता है, कोई ऑटोमेटिक प्रेशर उसमें लग रहा होता है, या कोई एक्सटर्नल जो हमें अनवांटेड मटेरियल होते हैं उनका प्रेशर लग रहा होता है। तो जितना हमें चाहिए प्रेशर, उन सबके बीच का जो हम अंतर निकालते हैं कि उस मशीन से कितना प्रेशर आ रहा है, अनवांटेड प्रेशर कितना है, हमारे द्वारा लगाया गया प्रेशर कितना है, इन सबके बीच का जो अंतर होता है उनको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल प्रेशर। तो इस प्रकार से हमारे प्रेशर 4 प्रकार के होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रेशर के बारे में समझ में आया होगा। और यहाँ पे मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ कि प्रेशर की जो यूनिट थी उसको हम प्रेशर की यूनिट को पास्कल भी बोलते हैं। क्या, पास्कल। पास्कल क्यों बोलते थे, ब्लेस पास्कल नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, बताया था हमें इसकी प्रेशर की थ्योरी, इसलिए उनके सम्मान में पास्कल। और एक पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो इसको हमें कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अलग अलग है, ये बिल्कुल भी अलग अलग नहीं है, एक ही है, पास्कल और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, बस इनके रूप अलग अलग है। ये जुड़वा भाई है, समझ लीजिए। तो इस प्रकार से हमारा प्रेशर लगभग खत्म ही हो जाता है। आपको यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी ही है। और अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आया, ये लेक्चर पसंद आया, प्रेशर समझ में आया, तो आप वीडियो को एक लाइक तो दे दीजिए। और इसमें क्या समझ में आया है, यदि समझ में आया है या नहीं आया
दोनों अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ड्रॉप कर दीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको मेरे लेक्चर से फ़ायदा हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ ये वीडियो को बनाने में। और इस वीडियो को अगर जो आपको लग रहा है कि मेरे हेल्पफुल है, मेरे काम आया है, तो मेरे दोस्तों के पास भी जाना चाहिए, मेरे रिलेटिव के पास जाना चाहिए। तो आप ज़रूर उनको फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि कुछ भी अच्छी चीज़ हो अपने पास नहीं रखना चाहिए, उसको सबके पास शेयर करें। जैसे आप शेयर करेंगे तो उनको भी थोड़ा सा फ़ायदा होगा, और आपको तो हो ही रहा है। और आपको इसी तरीके की वीडियो अगर जो चाहिए बार बार, तो मैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है, आप सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे नॉलेज बाजार, KNOWLEDG के BAZZAR, तो वहाँ पे आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉलेज बाजार। आप इसमें सर्च करेंगे या आप इसकी जगह BPL भी सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप उसमें सर्च करेंगे तो चैनल आ जाएगा, और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत जाएंगे। तो प्लीज़ इतना इस वीडियो के लिए आप करना है। अगर जो आपको लेक्चर नहीं भी पसंद है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको करना ही है, थोड़ा सा सपोर्ट। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।